बीती 2 जुलाई को महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने टीवी पर और किसी और तरीके से जरूर देखा। ये महाराष्ट्र में कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी शिवसेना के साथ यही कुछ हुआ था। बस चेहरे और पार्टी का नाम बदला, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी सेम थी। यानी पहले पार्टी से बगावत की, कुछ विधायक अपने साथ मिलाए, पार्टी पर कब्जा किया, फिर अपना समर्थन भाजपा को दिया, मंत्री पद की शपथ भी हो चुकी है और अब सत्ता का सुख एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर भोग रहे हैं। इस सारे सियासी ड्रामे में कुछ दिलचस्प बातें आपने मिस करी होंगी। मसलन रिकॉल करके देखें तो भाजपा हर बार सियासी ड्रामे के सेंटर में तो रही, सबसे बड़ी पार्टी भी बनी, मगर सीएम भाजपा का अब तक नहीं बना। हर बार किंग मेकिंग में भाजपा सबसे आगे रही। अजीत पवार एक बार को अगर हम छोड़ दें तो हर बार डिप्टी सीएम बनते रहे, मगर सत्ता का सुख कभी नहीं ले सके। अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम अजीत पवार बने हैं और साथ में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और कुछ एनसीपी के बड़े नेता भी अजीत पवार के साथ अलग गुट का हिस्सा बनकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक और दिलचस्प बात यह कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत छगन भुजबल, अदिति तटकरे, प्रताप सरनाईक जैसे कुछ बड़े बड़े नेताओं पर जो कि अब भाजपा के गठबंधन में मंत्री बन गए हैं, उन सब पर, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सभी सेंट्रल एजेंसीज की छापेमारी और जब्ती इन सब पर पिछले कुछ समय से चल रही थी। तो क्या ये सिर्फ जांच से बचने का एक तरीका भर है? जैसे कि विपक्षी दल अक्सर भाजपा पर इल्जाम लगाते हुए बोलते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, सब दागी नेताओं के दाग धो देती है। तो फिर इस सियासी फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर कोई और है क्या? क्योंकि हर बार जब भी महाराष्ट्र समेत कहीं भी कोई भी बड़ी पार्टी टूटती है तो हलचल यहां पर एक बड़े बीजेपी नेता के घर पर नजर आने लगती है। ये बात इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम और देवेंद्र फडणवीस इस सियासी भूचाल से पहले भी दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग करके गए थे, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उस जादूगर के बारे में जो ऐसे बड़े बड़े सियासी भूचाल की वजह बना हुआ है। उन सब वजहों को भी जानेंगे जिस वजह से महाराष्ट्र में ये सब कुछ सियासी ड्रामा हो रहा है। और एक अहम बात कि इस सब से भाजपा ने एकनाथ शिंदे की बढ़ती हुई ताकत को कैसे काबू कर लिया। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। सबसे पहले एक जरूरी बात कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब टू द पॉइंट बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अदिति तटकरे और प्रताप सरनाईक समेत कुछ और एनसीपी नेताओं पर कौन कौन से केस चल रहे हैं। सबसे पहले हम डिप्टी सीएम अजीत पवार की बात कर लेते हैं। तो अजीत पवार की बात करें तो पिछले साल मार्च महीने में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिप्टी सीएम अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी करी थी। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ उनकी संपत्तियां भी जब्त करी थी। अप्रैल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अजीत पवार और सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। इस तरह छगन भुजबल पर भी 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा हुआ है। छगन भुजबल पर उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं और उनकी सुनवाई अभी फिलहाल पेंडिंग है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए छगन भुजबल के खिलाफ अलग मामला भी दर्ज किया था। अब हम प्रफुल्ल पटेल की बात कर लें तो प्रफुल्ल पटेल ने 2 जुलाई को बेशक शपथ नहीं ली, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह का एक अहम हिस्सा रहे थे। दरअसल यूपीए यानी कि कांग्रेस की केंद्र सरकार में प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे। प्रफुल्ल पटेल पर लगे आरोपों के मुताबिक 70,000 करोड़ रुपए के 111 विमानों की खरीद और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय यानी कि मर्जर के मामले में ईडी ने उन पर जांच बिठाई हुई है। गौरतलब है कि साल 2022 में महागाड़ी सरकार से बाहर होने के लिए एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी तो उनके साथ भी प्रताप सरनाईक, यामिनी यादव, भावना गवली समेत ऐसे कई बड़े बड़े विधायक उनकी पार्टी में शामिल थे जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ था। यानी कि ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सब की जांच कर रही थी। तो आप समझ लो कि किस हालात में शरद पवार और एकनाथ शिंदे ग्रुप भाजपा में शामिल हुआ होगा। खैर ये सदा से ही होता आया है कि जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, तो इसके बारे में क्या ही बोलना, आप सब समझदार हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो भी महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इस स्क्रिप्ट के महान स्क्रिप्ट राइटर कौन है।
तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में साल 2019 में विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद सियासत तेजी से बदलती रही। पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर 48 घंटे के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में नहीं बनी, यानी कि ना बीजेपी में बनी और ना ही एनसीपी में। दोनों ने 48 घंटे में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम बने। उनकी सरकार में फिर से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। बाद में फिर उद्धव सरकार गिर गई। आप सभी जानते हैं कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उस समय डिप्टी सीएम बने थे, जबकि अब इस सरकार को अजीत पवार ने भी समर्थन दिया है और अब डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए हैं। आप सोचिए कि ये सेम स्क्रिप्ट नहीं लग रही सारी? पार्टी तोड़ना, सिंबल और पार्टी पर कब्जा कर लेना और एनडीए में मिल जाना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी स्क्रिप्ट एक ही राइटर द्वारा लिखी हुई है, यानी कि एक ही तरीका है, एक ही स्टाइल है? अब कुछ चीजें रिकॉल करके देखिए कि हर बार राजनीति भाजपा के इर्द गिर्द जरूर घूमती रही। भाजपा डिसीजन मेकर तो हर बार बनी, मगर भाजपा सीएम एक बार भी नहीं बना पाई, या फिर उन्होंने बनाना ही नहीं चाहा। और धीरे धीरे सिर्फ शिवसेना के साथ खड़ी नजर आने वाली भाजपा शिवसेना के बीच में फूट डलवाकर पहले शिवसेना और अब एनसीपी को भी अपने साथ खींच ले आई। यानी कि पहले एकनाथ शिंदे आए, अब एनसीपी की तरफ से अजीत पवार आए। अब आप सोचिए कि इस सारे सियासी ड्रामे को एकदम स्क्रिप्ट वाइज लिखा हुआ था। बड़ी सोची समझी रणनीति थी। तो मैं आपको बता दूं, इस सारी सोची समझी रणनीति के पीछे थे अमित शाह। जी हां, इस सारे सियासी ड्रामे के पीछे स्क्रिप्ट राइटर अमित शाह थे, जिन्हें के राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब जब महाराष्ट्र में सरकार हिलती है, सबसे पहले सियासी हलचल दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर नजर आने लगती है। चाहे कि वो गुपचुप तरीके से हलचल हो या फिर खुल्लम खुल्ला, यानी कि मीडिया की नजर उस पर पड़ जाए या लोगों की नजर भी। पिछली बार भी जब शिवसेना दो फाड़ हुई थी, तब भी देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से मिलने उनके घर पर आए थे। कुछ दिन बाद ही या फिर कहें अगले ही दिन शिवसेना गुट ने बगावत कर दी थी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। इसके बाद इस बार भी यही हुआ। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक अहम मुलाकात दिल्ली में अमित शाह के साथ करने पहुंचे थे। इस मीटिंग में अजीत पवार को लेकर अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मंथन भी किया था। वैसे भाजपा ने इसे लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। खैर, अमित शाह ये पहले से जानते हैं कि शिंदे धीरे धीरे महाराष्ट्र की सियासत के जरिए भाजपा पर हावी होते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे की बढ़ती हुई ताकत को कम करने के लिए अजीत पवार को इस गेम में एंट्री दी गई हो और अजीत पवार का इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के लगभग बराबर ही विधायक जीत कर आए थे। तो अब एनसीपी के एनडीए के साथ गठबंधन ने काफी सारे सियासी समीकरण खोल दिए हैं। 2024 भी जस्ट सिर पर ही आ गया है। अजीत पवार और शरद पवार के गुट की अलग अलग बैठक होनी है। देखना यह होगा कि पार्टी पर किसका दावा सही साबित होता है और कौन सिर्फ चुपचाप बैठ जाता है। ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियो अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और सदा सेहतमंद रहिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।